बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री के कोर्स के अंदर है, तो उसके लिए मैं स्पेशल आपके लिए जो है वो लेक्चर्स लेके आया हूँ। तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि 7-8 लेक्चर्स के अंदर जो है इसको वाइंड अप कर दूँ। और इसी तरह ये साथ साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो एनएमआर और मैथ्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो नंबर पे जो है मैं आपको इनके बारे में जो है वो समरी जो है वो बयान करूंगा, ताकि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से एक जो है वो एक स्केच आपके माइंड में बैठ जाए। और जो बुक आपको प्रोवाइडेड है उस बुक के ऊपर से आप उसको जो है वो बाद में डिटेल से भी देख सकते हैं। आपके जो कोर्स आउटलाइंस हैं उनके अंदर हमने सिर्फ 3 चीज़ें डिस्कस करनी हैं, जिसमें प्रिंसिपल है, और नंबर 2 पे हमारे पास थ्योरी है, और नंबर 3 पे इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो ये चूँकि आप अभी स्लो लर्नर्स हैं, स्टार्ट है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो इसके लिए जो है वो आपको थोड़ी हाउ नो इसके बारे में होनी चाहिए। तो इसकी जो डिटेल्स होती हैं वो फिर नेक्स्ट लेवल पे जो है वो आपके अगले सेमेस्टर्स में आपको जो है वो देखने को मिलती हैं। तो हमारे पास आपके जो सिलेबस है उसके अंदर 4 टेक्निक्स हैं। तो मैं जो है वो स्टार्ट करूँगा स्पेक्ट्रोस्कोपी से, उसकी डेफिनेशन से। लेकिन उसकी डेफिनेशन की तरफ आने से पहले जो है वो मैं आपको एक डेली लाइफ जो है वो एग्जांपल दूंगा, जैसा कि आप लोगों ने सुना हुआ है, और जबकि हम उसके ऊपर अमल भी करते हैं कि पानी पीना है तो बैठ के पीना है, देख के पीना है। अब जो देख के पीने का अमल है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। किस तरह से अप्लाई हो रही है कि देखें, आपका मकसद पानी को देखने का ये होता है कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, आया को उसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस तो नहीं है जो हमारे लिए हार्मफुल हों। तो उसके अंदर जो लाइट होती है, सूरज उसके अंदर जो है वो रेडिएशन सोर्स के तौर पे काम करता है। हमारी आंख जो है उसके अंदर डिटेक्टर के तौर पे काम करती है। जो आपका पानी का एक गिलास होता है वो सैंपल सेल के तौर पे काम करता है, और लाइट उसके ऊपर पड़ रही होती है, और वो लाइट जो है उसके साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, जो कि वाटर है, जो कि मैटर है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। उसको हमारी आंख जो है वो रिकॉर्ड कर रही होती है कि आया कि इसके अंदर कोई चीज़ है या नहीं है। तो देखिए, अगर फ़र्ज़ किया कि हमारे पास रेडिएशन सोर्स ही नहीं है, अंधेरा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि गिलास के अंदर पानी है या नहीं है? तो ये हम रेडिएशन सोर्स की मदद से, जब वो लाइट जो है, तो इसके अगर ब्रॉड टर्म के अंदर हम इसको देखें तो इस ब्रॉड टर्म के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कंसिडर करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं जब इंटरैक्ट करते हैं मैटर के साथ, तो उसकी स्टडी को भी आप जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दे देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अगर आप इसको टेक्निक वाइज स्पेसिफाई करते चले जाएं तो आपके पास उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मजीद 7 कंपोनेंट्स होते हैं, और उसमें हर कंपोनेंट की जो वेवलेंथ होती है उसको आप रेडिएशन सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते चले जाएं, तो आपके पास टेक्निक टोटली डिफरेंट होती चली जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास आपके सिलेबस में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फिर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फिर मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूवी टेक्निक को जब आप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आपको जो है ये रेडिएशन सोर्स यूवी विजिबल लाइट, यूवी वेवलेंथ रेंज लेनी पड़ेगी, जो कि 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक होती है। इसी तरह आप आईआर के लिए उस स्पेक्ट्रम में से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम में से यूवी से कम एनर्जी वाली आईआर जो है वो वेवलेंथ जो है वो लेंगे, उस रेंज को लेंगे उसको स्टडी करने के लिए। इसी तरह से एनएमआर जो कि उससे कम एनर्जी वाली है। तो इसी तरह मैथ्स जो है वो थोड़ा सा टेक्निक में थोड़ा सा डिफर कर जाती है इनसे। अदरवाइज बाकी तमाम ऐसे, जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप एक्सरेज को देखते हैं, वो अगर रेडिएशन सोर्स के तौर पे ले लें तो आपके पास वो जो है वो एक्सरे टेक्निक बन जाती है, एक्सरे मशीन की मदद से। तो गोया कि जितनी भी आपके पास टेक्नोलॉजी आजकल जो है वो यूज़ हो रही है डॉक्टर्स के पास, ईसीजी की शक्ल में, किसी और कलर डॉपलर की शक्ल में, किसी एक्सरे मशीन की शक्ल में, अल्ट्रासाउंड मशीन की शक्ल में, किसी भी शक्ल में जो टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, दैट इज़ ड्यू टू द एप्लीकेशंस ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी।
तो स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट को जो है इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो सारे का सारा, आल्दो कि अगर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट जो है उसको मशीन नहीं चलाना आ रही, मसलन जैसे एक मैं हूँ, मुझे नहीं पता अल्ट्रासाउंड मशीन कैसे चलानी है, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर वर्क कैसे होता है, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, उसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, वो जो है उसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए। जैसे आपको वहाँ पे ईसीजी डायग्राम के अंदर आपको पीक्स नज़र आती हैं, वैसे ही पीक्स आपको जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर उनके साथ वास्ता पड़ता है। तो हमने ये लेवल के हिसाब से चलना होता है। आपका चूंकि एक इंट्रोडक्टरी तारुफ है इसके हवाले से, स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से, आप इससे पहले जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ चुके, पहली दफ़ा आप पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में जो वह आपको पता होना चाहिए। तो ये याद रखना है कि स्टूडेंट जो है जब इससे वास्ता पढ़ता है तो उसको पहले 5-10 साल तो पता ही नहीं चलता कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, आँख हमारी डिटेक्टर थी। अब एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं, तो अगर फ़र्ज़ किया जो है वो लाइट है, लाइट हम ऑन करते हैं तो हमें पड़ा नज़र आता है कि ये चेयर है, ये टेबल है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। कैसे पता चलता है? लाइट उस मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, हमारी आंख डिटेक्टर के तौर पे उसको ऑब्जर्व कर रही होती है। अगर अंधेरा हो तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, लिहाजा इसका मतलब ये होगा जब अंधेरा होगा तो कोई इंटरेक्शन स्टडी नहीं होगा, कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी अप्लाई नहीं होगी। तो आए जो है वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ जो है वो चलते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास याद रखना है, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये ब्रांच है केमिस्ट्री की। याद रखना है कि पहले तो इसको अभी एनालिटिकल केमिस्ट्री में रखा गया, लेकिन कोई भी केमिस्ट जो है वो आया कि फिजिकल केमिस्ट की शक्ल में हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट हो। आजकल के दौर में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बगैर जो है वो केमिस्ट जो है वो आप ये समझे कि बिल्कुल जो है वो किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक फिजिकल मेथड ऑफ एनालिसिस है। पुराने दौर में केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस होता था। केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस में आप मुख्तलिफ जो है वो केमिकल्स रीजेंट्स इस्तेमाल करके पता चला लेते थे कि गिवन कंपाउंड कौन सा है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है वो आप अपने उस सैंपल को डिस्ट्रॉय किए बगैर ही जो है वो पता चला लेते हैं कि हमारा जो है वो सैंपल कौन सा है। जब आप इनको चारों को, यूवी को, आईआर को, एनएमआर को और मैस को इकट्ठा करते हैं तो आप इजीली जो है वो अननोन जो आपको प्रोवाइडेड कंपाउंड होता है उसके स्ट्रक्चर तक इजीली जो है वो आप पहुंच जाते हैं, जिस बुनियाद पे आपका वो सैंपल डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा होता है। और इसी वजह से आप इसको नाम दे देते हैं कि ये सारे के सारे फिजिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस हैं। और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में इसी हेडिंग के नाम से जो है वो इनको पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से नहीं लिखा जाता, फिजिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के नाम से लिख दिया जाता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि हमारे पास ये ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की कह लें या सिंपल आप इसको आप केमिस्ट्री की ब्रांच कह लें, कि जिसमें आप स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ब्रॉड टर्म है, हर टेक्निक के ऊपर आप स्पेसिफाई कर लेंगे। तो आप फ़र्ज़ किया यूवी के ऊपर आ रहे हैं तो आप उसको उसके अंदर जो है यूवी विजिबल रेडिएशंस का नाम ले लेंगे या सिंपल लाइट का ले लें, क्योंकि लाइट जो है सिंपल आपकी यूवी विजिबल कम्बिनेशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इंटरेक्शन ऑफ, अगर मैं नेरो माइंडेड होकर बात कर लूँ तो फिर मैं लाइट को कर लूँगा, ब्रॉड टर्म में करूँगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करूँगा। तो बात एक ही है कि इंटरेक्शन होना है किसके साथ? मैटर के साथ। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर या स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद मैटर, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसकी दो जो है वो मेन ब्रांचेस हैं, जिसमें आपके पास एक को आप जो है रखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, और दूसरी जो है उसको आप रखते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपके पास जो फर्दर केसेस आ सकते हैं वो आपके पास, जैसा कि आपके पास है AAS, जिसको आप एब्रीविएट करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, AES एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरह से आपके पास होता है AFS एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इस तरह से जैसे आपके पास फ्लेम फोटोमीटर होता है, उसके अंदर भी आप कैल्शियम, बेरिलियम
और मैग्नीशियम के बारे में पता चलाते हैं कि ऐसी मशीन जो कि आप सिंपल आपको एटम्स के बारे में आया कि वो एटम्स है वो ओर्स की शक्ल में हैं, सॉइल के अंदर हैं, जिस भी शक्ल में हैं, उनके बारे में जब आपको रिपोर्ट कर रही होगी, एक अकेले एटम को स्टडी कर रहे होंगे तो वो एटॉमिक की सेंस में आएगी। जब आप एक बड़े मालिक्यूल को, ऑर्गेनिक मालिक्यूल को किसी को कंसिडर कर लेंगे, वो एक एटम से ज़्यादा जब होता चला जाएगा तो वो मालिकुलर, जैसा कि मालिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि पहले नंबर पर हमारे पास आती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नंबर 2 पे हमारे पास आती है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड जिसको आप बोलते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस NMR के अंदर जो है वो आपको चौथे सेमेस्टर के अंदर जाके जिन दो चीज़ों को मज़ीद डिटेल में पढ़ना होगा वो होगी प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी होगी C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरह से चौथे नंबर पे आपके पास है मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और लकीली ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही ये जो गिवन आपकी 4 टेक्निक्स हैं, ये चारों की चारों टेक्निक्स आपके सिलेबस के अंदर हैं और इसके अंदर हर एक की फिर आपने तीन चीज़ें, इसकी 3 चीज़ें जिसमें नंबर 1 प्रिंसिपल, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, IR प्रिंसिपल, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, चारों के अंदर आप ऐसे ही चलेंगे। तो सबसे पहले बारी हमारे पास आती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आए हम यूवी के ऊपर जो है वो रोशनी डालते हैं कि ये क्या होती है। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो टेक्निक है ये है यूवी विजिबल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी ताज़ा रमज़ान गुजरा है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप शरबत बना रहे होते हैं इफ्तारी के टाइम तो कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको शरबत का जो है वो डार्क कलर जो है वो पसंद होता है, कुछ ऐसे होते हैं उनको लाइट कलर पसंद होता है। तो यहाँ पे ज़रा इसके ऊपर फोकस करें आप कि आप वो जो आपका सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उस सॉल्वेंट के अंदर जो शरबत के मॉलिक्यूल्स हैं, जो जामेशीनी आपने डाला है या जो कुछ भी डाला है, वो एनालाइट मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपका सल्यूट भी है। ज़्यादा आप जो है वो बेहतर अंदाज में अगर आप उसको उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें तो वो एनालाइट है, क्योंकि हम जो है वो उस एनालाइट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो डिफाइन भी कुछ इस तरह से करते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ आवर इंटरेस्ट इन द गिवन सैंपल। तो गिवन सैंपल आपका शरबत है, कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट आपका वो शरबत के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रेड कलर में है, येलो कलर में है, किसी भी कलर में है। तो आप उसके अंदर क्या देखते हैं कि जहां पे डार्कनेस ज्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि वो एनालाइट मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, जबकि जहां पे उसका लाइट कलर होता है आप कहते हैं कि उसके एनालाइट के मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन कम है। तो यही जो कंसेंट्रेशन का फिनोमेना है, इसको आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है वो देखते हैं। सिंपल सी बात है, रेडिएशन सोर्स है, वो आपको रेडिएशन देगी, उसके साथ आपको बज़ाहिर भी नज़र आ रहा है कि आपको नेकेड आई से नज़र आ रहा है। नेकेड आई अगर आपकी डिटेक्टर के तौर पे काम कर रही है तो आप देख रहे हैं उसका रंग हल्का है, गहरा है, आपको पता चल जाता है क्या हो रहा है, लाइट उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, आप डिटेक्ट कर रहे हैं। यही चीज़ जो है वो जब आप एक मशीन के अंदर ला के स्टडी करते हैं तो आप जो है उसकी मदद से आप जो है वो अपने गिवन जो आपका सैंपल होता है, जो आपने रिएक्शन लगाया हुआ है लेबॉर्ट्री के अंदर, उसके बारे में आपको जो है वो पता चल जाता है कि आपका रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। क्यों? उसकी वजह क्या है कि आपका जो रिएक्टेंट होगा उसकी लैम्डा मैक्स और होगी, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी लैम्डा मैक्स और होगी। तो लैम्डा मैक्स के अंदर जो चेंज आ रही होगी वो आपको वहाँ से जो है वो पता चल जाएगा। तो ये सबसे बुनियादी टेक्निक है किसी भी एक लेबोरेटरी के अंदर जो आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जहां पे आपके पास ये अवेलेबल होता है, आप काफ़ी हद तक जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं अपने काम के हवाले से। नॉट ओनली द TLC और द अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, ये आपके लिए उससे भी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट आपको जो है वो हेल्प करती है
उसको स्टडी करने में कि आपका प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इसी तरह से हम जो है, अभी आपने इसको देख लिया, अब हम सबसे पहले, जैसा कि आपके सिलेबस के अंदर जो है वो प्रोवाइडेड है, आपको प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 2, आपको इसकी थ्योरी आनी चाहिए। और नंबर 3, आपको इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए। जी, तो हम जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है वो स्टार्ट करने लगे। ठीक है, तो इसका एक और नाम भी होता है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी हद तक आप इसको कलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी नाम दे सकते हैं। इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। लेकिन तमाम स्पेक्ट्रोस्कोपीज को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है, तो याद रखना है कि इसका जो बुनियादी प्रिंसिपल है जो हर जगह पे अप्लाई होगा, कहीं पे तो एक्साइट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहीं पे मॉलिक्यूल्स होंगे, कहीं पे के पूरे न्यूक्लियाई होंगे, तो कॉन्सेप्ट सेम ही चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है, ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना अच्छी तरह से। आप इसको E0 E0 भी कह सकते हैं, इसको E1 कह सकते हैं। ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट है। ये एक्साइटेड स्टेट जो है वो हाई एनर्जी स्टेट है, ये लो एनर्जी स्टेट है। तो ये याद रखना है, कोई भी पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल यहां पे होगा, वो इलेक्ट्रॉन की शक्ल में हो सकता है, प्रोटॉन की शक्ल में हो सकता है, पूरे मॉलिक्यूल की शक्ल में हो सकता है, बॉन्ड की शक्ल में हो सकता है। उसने यहां से यहां जाना है या यहां से फिर वापस आ जाना है। तो इन दोनों के बीच में ही जो है वो आप फ्लिपिंग जो है वो चलती रहती है, कहीं पे इस ट्रांसफर। तो याद रखें कि जब ये यहां से इधर जाएगा, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो इसको आप एक्साइटेशन कहेंगे। जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड से कोई भी पार्टिकल हो सकता है, याद रखें, ये हम टेक्निक के हिसाब से इसको चेंज करेंगे। जब हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल के अंदर हम इसको स्पेसिफाई करते चले जाएंगे कि देखें हमारे पास ये जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो हम इसको कहेंगे कि ये डी एक्साइटेशन हो गई या डी एक्साइटेशन प्रोसेस है। एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन में क्या होता है, एक्साइटेशन में एनर्जी जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है। वो एनर्जी किसी भी शक्ल में हो सकती है, वो यूवी विजिबल रेडिएशन की शक्ल में हो सकती है, आईआर रेडिएशन की शक्ल में हो सकती है, रेडियो वेव्स हो सकती हैं जो कि एनएमआर के अंदर होती हैं। यहाँ पे आपके पास इस केस के अंदर क्या होगा कि आपके पास यहाँ से जब उसने किसी भी जो है वो पार्टिकल ने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना, तो एनर्जी को एमिट करना है उसने, और ये जो है वो आपके पास एमिट होने वाली एनर्जी जो है, सम टाइम हम एमिट होने वाली को एब्जॉर्ब जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सम टाइम एब्जॉर्ब होने वाली को कर रहे हैं। ये टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। मसलन मिसाल के तौर पे यूवी के अंदर जो है वो आप एब्जॉर्प्शन के हिसाब से उसको कंसिडर कर रहे होते हैं कि कौन सी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है। आप जब आईआर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आप ट्रांसमिटेंस को कंसिडर कर रहे होते हैं। तो याद रखना है कि यहाँ पे आपके पास जो बियर्स लैम्बर्ट लॉ है, ये सारी की सारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे भी हम जैसे जैसे आगे चलते चले जाते हैं, हमें कहीं कोई ना कोई लॉ जो है वो मिल जाता है जिसकी अकॉर्डेंस में हम इसको जो है वो लेके चल रहे होते हैं। जैसे हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त लॉ है जिसको हम जो है वो लैम्बर्ट बियर लॉ कहते हैं। उसका अगर मैं आपको सिंपल जो फार्मूला देना चाहूँ, आपके पास बुक के अंदर जो उसकी डिटेल उसने लिखी हुई है, तो ये फार्मूला है उसका, जिसमें ए जो है ये एब्जॉर्बेंस है, सी जो है हमारे पास कंसंट्रेशन होगी, और एल जो है ये पाथ लेंथ होगा। पाथ लेंथ से बाद वो सेल, वो क्यूबिट, वो कंपार्टमेंट जिसके अंदर आपने अपना सैंपल रखा हुआ होगा, वो पाथ लेंथ कहलाएगी। और ये आपके पास एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट है, इसको मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी कह सकते हैं, एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट का नाम भी दे सकते हैं। ये आपके पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की सेंस में जब आप इस इक्वेशन को डिराइव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ही आपके पास, तो ये मैं आपको समराइज कर रहा हूँ, डिटेल्स आपको बुक्स के अंदर जो दी हुई है। तो पूरा जो चैप्टर होगा यूवी का स्टार्ट से लेकर एंड तक सारा मैं आपको जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट बयान कर दूंगा। आप उसको बैठ के खुद से रीड करके अच्छी तरह से जो देख सकते हैं। इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको सारे को जो है वो वन बाय वन जो है वो डिस्कस करें।
तो हमारे पास ये इसका कॉन्सेप्ट है जो हर जगह पे चलेगा। तो अब हम जो है वो यूवी को बात कर रहे हैं, तो यूवी की बात करते हुए हम जो है वो प्रिंसिपल की तरफ सबसे पहले आते हैं। तो प्रिंसिपल के हवाले से मैं इसको रेज करना चाह रहा हूं, इसको आप नोट कर लें। जी देखिए जी, जैसा कि मैंने नाम दिया, मैंने कहा कि यूवी है, नाम इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। प्रिंसिपल की हम बात करें तो प्रिंसिपल के अंदर आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, एब्जॉर्ब करेंगे एक सूटेबल वेवलेंथ को, और वो एब्जॉर्प्शन वो एब्जॉर्ब करके एक्साइट कर जाएंगे। एक्साइटेशन के नतीजे में उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की होगी, उसको जो है वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे, और आपके पास उसकी जो रिकॉर्ड आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से इधर जो है वो आप एब्जॉर्प्शन ले लेते हैं, इधर आप वेवलेंथ ले लेते हैं कि कौन सी वेवलेंथ जो है वो उसने एब्जॉर्ब की है, और लैम्डा मैक्स के ऊपर यहाँ पे आपका फोकस होता है। इस तरह से आपके पास पीक आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शंस हो रही हैं, इन एब्जॉर्प्शंस के अंदर हमने देखना है कि ये हमारे पास प्रिंसिपल था। हम देखेंगे इसकी थ्योरी के अंदर, थ्योरी के अंदर जो है वो सारी की सारी डिटेल जो है वो हमारे सामने आ जाएगी कि देखिए आप जो है वो ऐसा करें, ये एक लेवल्स, कुछ लेवल्स बना लें जिसमें आपके पास ये n है, ये आपके पास सिग्मा ऑर्बिटल है, ये पाई ऑर्बिटल है, ये पाई स्टार है, और इसको आप कहते हैं सिग्मा स्टार। तो थ्योरी के अंदर ये जो ट्रांजिशंस हैं, ये आपके पास बुक के अंदर उसने लिखा हुआ भी है। ट्रांजिशंस जो हैं वो, उन ट्रांजिशंस की जो टाइप्स हैं, ये दर हकीकत यही जो टाइप्स हैं ये इसकी थ्योरी की बुनियाद बनती हैं। इसी की बुनियाद पे जो हम इसको फिर जो है वो डिफेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें चार तरह की जो है वो ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखने को मिलती हैं। ये आपके पास सिग्मा ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल है, ये आपके पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो कि लोन पेयर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसी तरह से अगर पाई है तो पाई स्टार भी होगा, सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी होगा। जोड़े बनाए हुए हैं अल्लाह पाक ने, पाई है तो पाई स्टार है, सिग्मा है तो सिग्मा स्टार है, जैसे आपको एमओटी के अंदर मैंने बताया था पिछले सेमेस्टर के अंदर। तो उन चार ट्रांजिशंस को देखते हैं। सबसे हमारे पास ज्यादा एनर्जी वाली जो ट्रांजिशन है, आप याद रखें कि ये आपको एरो जितना बड़ा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये उतना गैप दोनों के दरमियान ज्यादा है। इस ट्रांजिशन के अंदर ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया। इलेक्ट्रॉन होगा यहां से एब्जॉर्ब करके यहां जाएगा, तो ये जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो स्टेट्स के दरमियान, दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान, इसका मतलब ये होगा कि उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। मैं इसको सिंपल जो है वो जस्टिफाई इस तरह से करता हूँ कि एक मजदूर अगर काम कर रहा है, तो वो काम करते हुए अगर फ़र्ज़ किया उसके पास एक पार्टिकल है, एक ईंट है, तो उसको बोला जाता है जी कि आप इसको एक्साइट करवाएं। एक्साइट से मुराद को आप उसको पहली छत पे फेंक दें, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो आप देखेंगे उसको एनर्जी जो है वो कम लगानी पड़ेगी पहली छत तक। अगर इसी तरह से सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक उसी ईंट को पहुंचाना हो जो कि उसके पास एक पार्टिकल है, यूवी के अंदर वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, एनएमआर के अंदर वो एक प्रोटॉन कहलाएगा, एक न्यूक्लियस कहलाएगा, आईआर के अंदर वो एक पूरा बॉन्ड कहलाएगा। तो क्या करेगा, अब जब उसको वो सेकंड फ्लोर तक पहुंचाना चाहेगा, ग्राउंड से ही खड़ा होगा, तो उसको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि दो लेवल्स के बीच में जितना गैप ज्यादा होता चला जा रहा है, एनर्जी डिफरेंस उतना ज्यादा होता चला जा रहा है। पार्टिकल को एक्साइट करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अगर वो आएगा वापस रिलैक्स बैक करेगा, डी एक्साइट होगा, तो उसको उसी हिसाब से एनर्जी भी उतनी ज्यादा जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी, तब वो जो है वो वापस आएगा। यही वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बोहर्स के ऑर्बिट में चल रहा होता है। छोटे से बड़े में जाना है, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, बड़े से छोटे में आना है, रिलीज करके आएगा। एनर्जी के लेवल्स होते हैं। तो बिल्कुल यही चीज आपके पास यहाँ पे भी अप्लाई हो रही होती है। आपको एरो बड़ा नजर आ रहा है तो इसका मतलब यह कि एनर्जी ज्यादा है। किन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन को आप जो है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार का नाम दे देते हैं कि ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है। दूसरी आपके पास कौन सी हो सकती है, दूसरी आपके पास पाई टू पाई स्टार हो सकती है।
ठीक है। तीसरी आपके पास जो है वो n2 सिग्मा स्टार हो सकती है। चौथी जो है आपके पास n2 पाई स्टार हो सकती है। तो ये जैसे जैसे एरो जो है वो छोटा होता चला जा रहा है, उस हिसाब से एनर्जी जो है वो कम होती चली जा रही है। ठीक है। अब मैं इन ट्रांजिशंस को इधर ऑर्डर के अंदर लिखता हूं कि आपको मैं बताता हूं कि ये कहां कहां पे जो है वो मौजूद हो सकती है। याद रखना है कि ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो है वो आपको मिलेगी जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का मतलब है सिग्मा ऑर्बिटल है, सिग्मा का मतलब है अगर सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी है, तो उसी के अंदर जो है वो एक्साइटेशन भी हो सकती है। डी एक्साइट इलेक्ट्रॉन नहीं करनी है, यूवी को देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात होगी, इलेक्ट्रॉन से बाहर बात नहीं होगी। यही वजह है कि हम इसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दे रहे हैं। आप जो है वो पाई टू पाई स्टार देखें तो पाई टू पाई स्टार के अंदर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ सकता है, या आपने सिंपल ये करना है पाई जहां पे डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब होता है दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब उसके अंदर ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से हैं? पाई भी है, पाई स्टार भी है। अंडरस्टूड बात है। इसी तरह से आप जो है वो n2 सिग्मा स्टार की बात करें तो n2 सिग्मा स्टार के अंदर आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, फ़र्ज़ किया ये कार्बन है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के साथ जो ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, क्योंकि लोन पेयर वाले जो हैं वो आपके पास n के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यही वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकते हैं सिग्मा स्टार के अंदर। जबकि यहाँ पे इस केस के अंदर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जैसा कि मैं कह देता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे एन नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर भी है, पाई स्टार मतलब पाई ऑर्बिटल का होना भी लाजमी है। पाई ऑर्बिटल कब होगा? पाई बॉन्ड होगा तो होगा। ठीक है, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? तो ये आपके पास चार तरह की ट्रांजिशंस हैं। इसको आपने नाम दिया सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसको मैं नाम दे रहा हूं पाई टू पाई स्टार, इसको मैं नाम दे रहा हूं n टू सिग्मा स्टार, और इसको मैं नाम दे रहा हूं n टू पाई स्टार। तो ये चार मेन ट्रांजिशंस जो हैं वो मौजूद होती हैं। इन चार मेन ट्रांजिशंस में से भी हमें ज़्यादा दो के साथ वास्ता पड़ता है। वो इस सेंस में हम बात कर लेते हैं, हम कहते हैं जी कि फॉरबिडन ट्रांजिशंस और अलाउड ट्रांजिशंस। तो यूवी के अंदर हम अलाउड ट्रांजिशंस को कंसिडर करते हैं। अलाउड ट्रांजिशंस को ही हम लेके जो है उसका आपको जो ग्राफ नज़र आएगा, आपको जो पीक नज़र आएगी, वो अलाउड ट्रांजिशंस की बुनियाद पे जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही होती है। तो थ्योरी के अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि फॉरबिडन ट्रांजिशंस कौन सी हैं, अलाउड ट्रांजिशंस कौन सी हैं। तो मैं सिंपल इतना बात करूंगा आपके लिए कि अलाउड ट्रांजिशंस वो वाली होती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। आप इस लेवल पे जस्ट इतनी जो है इसकी डेफिनेशन याद करेंगे, इससे अगले लेवल पे लिंक जाएंगे। अदरवाइज के डिसाइड करने के लिए तीन चार तरह के रूल्स होते हैं कि अलाउड कौन सी है, फॉरबिडन कौन सी है। लेकिन आपने इस लेवल पे यही बात करनी है, इसको माइंड में रखना है। वो ट्रांजिशंस जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की होती हैं वो अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं, और जिनकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं। तो हम आमतौर पे अलाउड ट्रांजिशंस को कंसिडर करते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस को कंसिडर नहीं करते। या हम चूंकि इधर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर जो वो डील कर रहे हैं, तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली ट्रांजिशन है, ये विजिबल रीजन के अंदर फॉल ही नहीं करती, ये यूवी रीजन के अंदर जो है वो चली जाती है। 200 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर के दरमियान पीछे उससे रह जाती है। हमारा जो यूवी के अंदर विजिबल के अंदर कंसर्न होता है, वो मेन कंसर्न 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक होता है, और 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के दरमियान ही हमें 7 रंग नजर आते हैं, जिसको हम विब गॉयर का नाम देते हैं। और वो 7 रंग मुख्तलिफ, हर रंग जो है वो आपको पता है कि एक वेवलेंथ का हामिल होता है, और इसी बुनियाद पे आपके पास जो है वो आप उसको कलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास विजिबल लाइट जब तक रेडिएशन सोर्स है तो आपके पास कलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आपकी आंख अल्लाह पाक ने जो बनाई है ये 400 से लेके 800 नैनोमीटर से आगे पीछे चली जाए तो कोई रंग नहीं देख सकती। जैसे आप जो सुनने की समात से महरूम हैं, एक खास लिमिट तक आपको रख दिया गया है, तो आंख को देखने के रंगों के हिसाब से भी एक लिमिट दे दी है, 400 नैनोमीटर से 800 के दरमियान आप देख सकते हैं, उससे आगे पीछे आप नहीं देख सकते।
अगर नहीं देख सकते तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि आपको आपकी रेडिएशन नहीं है। जैसे आप रिमोट की मदद से अपने एसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आप अपने टीवी को रिमोट की मदद से कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी रेडिएशन होती हैं। आपका मोबाइल रेडिएशन से चल रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं कि अब हमें नज़र नहीं आ रहा तो ऑपरेट सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन हमारी रेंज है वो 400 से लेके 800 नैनोमीटर के दरमियान है, जिसको आप वेव गायर का नाम देते हैं। इसी वजह से मैंने लफ्ज़ इसके लिए कलर इस्तेमाल किया। This is somehow playing with colors, the UV visible spectroscopy। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं इसको जो है वो रेज करता हूं। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि आपको इन टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस के बाद जिस किस चीज़ को फेस करना पड़ता है इसके अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा रोल जो है वो अपना प्ले कर रही होती। कोई भी मॉलिक्यूल है, क्योंकि आप इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दे रहे हैं, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स होंगे, दर हकीकत इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और याद रखना है कि जस्ट इसके अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर इजाज़त है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को है कि वो एक्साइट और डी एक्साइट हो रहे हो, उनकी पोजीशन में जो है वो चेंज आ रही हो। अदरवाइज एटम्स की कोई इजाज़त नहीं है कि वो अपनी पोजीशंस को चेंज करें। दिस इज एक्चुअली इन अकॉर्डेंस टू द फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। वो आपकी बुक के अंदर प्रोवाइडेड है, लिखा हुआ है, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा कि फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल हमें जो है वो यहाँ पे क्या जस्टिफिकेशन देता है, क्या हेल्प देता है कि हमें जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अलाउड है कि हम उनको जो है वो मूव करवा सकते हैं, कभी पाई से पाई स्टार में, कभी किसी से किसी से। तो आपने अभी देखा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली जो ट्रांजिशंस थी वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार थी, उससे कम एनर्जी वाली पाई टू पाई स्टार थी, और ये तकरीबन एन टू पाई स्टार और ये एन टू सिग्मा स्टार तकरीबन बराबर होती है। लेकिन पाई टू पाई स्टार जो है ये आप ये समझें कि ज़्यादा देखने को मिलती है, और सबसे कम जो है वो एन टू पाई स्टार एनर्जी है। तो ये 4 तरह की ट्रांजिशंस थी, ठीक है। तो अब आगे आपको जो चीज़ फेस करनी पड़ती है इसकी थ्योरी के अंदर, वो है क्रोमोफोर। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे होते हैं फंक्शनल ग्रुप के हवाले से, कि आप फंक्शनल ग्रुप की मदद से पहचान कर लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल कौन सा है, किस क्लास से इसका ताल्लुक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप क्रोमोफोर की मदद से पता चला लेते हैं किसी हद तक कि ये यूवी के अंदर कहाँ पे कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो ये भी उसी तरह फंक्शनल ग्रुप्स ही किसी हद तक होते हैं, लेकिन ये कलर बियरर्स होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल अगर जो है वो कलर रख रहा है तो कलर की प्रॉपर्टी जो है इनके अंदर उसके अंदर इन क्रोमोफोर्स की वजह से आ रही होती है। तो इसके जो सब्सिडरी, इसके जो पड़ोस में, इसके करीब करीब जो इन क्रोमोफोर की वजह से जब एक मॉलिक्यूल का कलर आ गया तो उस कलर के अंदर फिर शेड्स जो हैं वो कम या ज़्यादा, डार्क, जैसे वो मैं बात कर रहा था डार्क लाइट, तो वही वाला पैटर्न यहाँ पे क्रोमोफोर जो है उसके अंदर भी डार्क लाइट हो सकता है। लेकिन उसको डार्क या लाइट करने में किरदार कौन अदा करता है इसके साथ, वो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये क्रोमोफोर्स क्या हैं, तो क्रोमोफोर्स जो हैं ये ऐसे एटम्स हैं, ये एटमों का मजमूआ है। दीज आर द एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन अ गिवन कंपाउंड। वो कंपाउंड जो है वो कोई भी हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है। यूवी जो है ये तमाम के तमाम को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ इसकी मदद से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे या जस्ट हम सिर्फ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को करेंगे। आप केमिस्ट हैं, आपके सामने प्रॉब्लम आ गया है, उसकी मदद से आपने इसको रिजॉल्व करना है, तो आप जो है वो इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्रोमोफोर्स इसी तरह दूसरी आपके पास जो टाइप है ये ऑक्सोक्रोम्स हैं। बुक के अंदर इनकी डिटेल लिखी हुई है, आप इनको देख लीजिएगा कि ऑक्सोक्रोम्स हैं। ये कलर बियरर्स तो नहीं होते, लेकिन इन कलर बियरर्स को जो कि क्रोमोफोर्स हैं, इन क्रोमोफोर्स के कलर के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, उसको या तो एनहेंस कर देते हैं उनके इफेक्ट को, या उनके इफेक्ट को जो है वो कम कर देते हैं। तो दूसरे अल्फाज में ऑक्सोक्रोम्स हैं एक, आप ये समझें कि नेबर्स की तरह काम करते हैं जिन्होंने इम्पैक्ट डालना है, और उस इम्पैक्ट को आपने फिर यूवी के ऊपर लैम्डा मैक्स की शक्ल में नोट कर लेना है, ठीक है।
तो इसी तरह से हमारे पास जब हम ये क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स को लेके चल रहे होते हैं, तो अब हमारे पास फ़र्ज़ किया थ्योरी के अंदर हम जब बात कर रहे थे, तो हमारे पास अब मसला आ गया अगला कि हमारे पास स्पेक्ट्रम जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। आपके पास ये 200 नैनोमीटर है। स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स हैं, इनके रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो राइज होंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये 800 नैनोमीटर है। इधर आप जो है वो वेवलेंथ लेते हैं, इधर जो है वो आप एब्जॉर्प्शन को लेते हैं। ठीक है, अब फर्ज किया आपके पास ये कोई पीक आ गई, ठीक है। अब पीक के अंदर ये आपके पास जो वेवलेंथ होती है, ये पीक की जो हाइट है मैक्सिमम, ये आपके पास लैम्डा मैक्स रिकॉर्ड होती है। इसको आपने रिकॉर्ड करना होता है यूवी के अंदर, और इसकी जो इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी होती है, वो यहाँ पे आपके पास, तो इसके ऊपर आपने फोकस करना है, इस पॉइंट के ऊपर कि ये जो पीक है इसके अंदर क्या इम्पैक्ट पड़े, कि आया कि ऑक्सोक्रोम्स, याद रखना है क्रोमोफोर की वजह से ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको क्रोमोफोर की वजह से एक सपोज के आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब ऑक्सोक्रोम्स क्या करेंगे, ऑक्सोक्रोम्स इसकी देखें, आपके पास ये हाइट है, ये इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये लैम्डा मैक्स है, ये वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है जो आपके पास हो रही है। तो ये ऑक्सोक्रोम्स क्या करेंगे, या तो इसकी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर देंगे, या इस वेवलेंथ को आगे पीछे कर देंगे। तो ये चारों के चारों पैटर्न जो आपको वेवलेंथ शिफ्ट के अंदर नजर आएंगे या इंटेंसिटी शिफ्ट के अंदर नजर आएंगे, इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये ऑक्सोक्रोम्स की वजह से होते हैं। तो सपोज अगर आपके पास ये वेवलेंथ जो है, देखें याद रखें, आपके पास ये शॉर्टर वेवलेंथ है, ये 200 नैनोमीटर ये जो है शॉर्ट, तो ये 200 से लेके 400 तक याद रखना है। आपके पास ये जो रीजन होता है, इस रीजन को आप अल्ट्रा वायलेट रीजन कहते हैं, और 400 से लेके 800 तक जो होता है इसको आप विजिबल रीजन कहते हैं। और विजिबल रीजन के अंदर ही आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है अब इस लैम्डा मैक्स के ऊपर या एब्जॉर्प्शन के ऊपर जो है वो देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी जो है, ये आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ है, और ये आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ है। आप इसकी डिटेल देख लीजिएगा, बुक जो आपको प्रोवाइडेड है उसके अंदर देख लीजिएगा कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं वो, इनको आगे पीछे मैं यहां पे बताने जा रहा हूं कि अगर कोई ऑक्सोक्रोम क्या कर दे, इस लैम्डा मैक्स को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर दे, तो आप इसको जो है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट का नाम देते हैं। ये शिफ्ट आपने याद रखना, या इस बैथोक्रोमिक शिफ्ट का दूसरा नाम जो है वो रेड शिफ्ट भी होता है। आप रेड शिफ्ट इसको इस वजह से कह रहे होते हैं कि यहां पे आपको जो बैंड नजर आ रहा होता है वो रेड होता है। आपका जो विब ग्वायर बनता है वो ऐसे बनता है, आपके पास ये विब ग्वायर ऐसे होता है, यहां से वायलेट इधर होता है, रेड इधर होता है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बड़ी होती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी आपको जो स्ट्रिप है, उसका जो आपको पट्टी है वो भी बड़ी होती नजर आएगी। उसकी वजह क्या होती है, आप अक्सर रेनबो देखते हैं, तो रेनबो के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो आपको कलर ज्यादा नजर आ रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी वेवलेंथ बड़ी है, जिस वजह से उसकी विड्थ आपको ज्यादा नजर आ रही होती। जैसे जैसे उसकी विड्थ छोटी होती चली जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि उसकी वेवलेंथ जो है उस हिसाब से कम होती चली जा रही। ये शॉर्टर वेवलेंथ रीजन है, ये लॉन्गर वेवलेंथ है। शिफ्ट अगर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ हो जाए तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहलाता है, और अगर जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हो जाए तो उसको आप जो है वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। या आप इसको ब्लू शिफ्ट का नाम भी देते हैं। अब ब्लू मैं इसी वजह से कह रहा हूं क्योंकि आपके पास ब्लू जो है वो वायलेट के पास है, विब वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जो है वो ब्लू एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो अगर वेवलेंथ जो है वो इस रीजन की तरफ आएगी तो आप उसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट का नाम दे देंगे।
आप इसको डिफाइन करेंगे। शिफ्ट टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और दूसरे जो शिफ्ट आपके पास इंटेंसिटी के हिसाब से आ रहे हैं उनको भी आप देख लें। अगर तो आपके पास इंटेंसिटी बढ़ने जा रही है, आप देखें आपको ये लैम्डा मैक्स क्रोमोफोर की वजह से नजर आ रही थी। अब आपके माइंड में अगर ये बैठ गया तो आप क्रोमोफोर को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें, क्योंकि अब आप बिहेवियर चेक कर रहे हैं ऑक्सोक्रोम्स का कि ऑक्सोक्रोम्स कैसे प्ले करते हैं। तो याद रखें अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो वो कहलाएगी हाइपर, कहते हैं ना हाइपर हो गया, इंक्रीज है इंटेंसिटी ज्यादा आ जाना, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन के अंदर कमी आ जाती है, ऐसे पीक आपके पास नीचे आ जाती है, तो उसको आप हाइपो बोलेंगे। हाइपो का मतलब कम होता है। ठीक है, तो ये डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड हाइपर। ये हाइपो है, ये हिप्सो है। अक्सर स्टूडेंट लिखते हुए इन दोनों को मिक्स कर जाते हैं, यहां पे वो ट्रैप हो जाते हैं। तो ये आपने फर्क इन दोनों के दरमियान, ये लफ्ज हाइपो है, ये हिप्सो है। हाइपो का मतलब कम होता है। अगर आपको हिप्सो यहां पे याद रखना मुश्किल होता है तो आप स्लो लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, तो आप ब्लू शिफ्ट के नाम से याद रख लें। जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाएंगे तो ब्लू के बाद आपको हिप्सो भी याद हो जाएगा। तो ये आपके पास शिफ्ट्स हैं, ये आपको यूवी के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से आप चूंकि इधर यहाँ पे कलर्स को जब देख रहे हैं तो इसी बुनियाद पे हम जो है वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ, जैसे कि आपको एक कोई सब्सटेंस है वो कलर्ड है तो उसके अंदर फिर वो कम्प्लीमेंट्री कलर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो राइज हो जाता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वीडियो के अंदर इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को भी जो है वो कंसिडर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।